हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को पिछली क्लासेस में हम लोगों ने उसकी थ्योरी को जान लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने काफी अच्छे भी कराए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और फिर से वर्ड प्रॉब्लम इसमें है। तो उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इस पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लाएं। जब इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा तब तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं करने के। सब्स्टिट्यूशन अभी सीख ही लिए, आगे एलिमिनेशन भी सीख लेंगे। तो सबसे मेन काम तो यही है कि इक्वेशन बना ले हम, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग आज यही करने वाले हैं। आप लोग देखिए ध्यान से और समझिए, और ये सीखिए कि हम लोग बना कैसे रहे हैं, सबसे ज्यादा ये सीखना है। तो मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आई होप सभी लोगों ने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दूसरा क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख भी रखा है मैंने। ये 3.3 का दूसरा है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। सॉल्व करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी यहां डाल दोगे, m की वैल्यू आ जाएगी। ये भी हलवा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। क्या करें, प्लस का 24 इक्वल टू 0। मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख लिया। चलिए चलो किसी को किधर लेकर जाते हैं, ऐसा करते हैं इस 4y को इधर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू y। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। देखिए 2 अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो 2 से कट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो ये 12 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 12 अपॉन 2। x प्लस 12 अपॉन 2, इस y को इसमें डाल लो। ये कितना हो गया, 2x प्लस 3, y की जगह कर लो x प्लस 12 अपॉन 2, और ये हो गया 3y इक्वल टू 11। मैंने बोला था अगर नीचे को हटाना है तो क्या करो, बाकी सब में मल्टीप्लाई करके नीचे को डायरेक्ट हटा दो। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 22। एलसीएम लोगे तो भी इतना ही आएगा। ये हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12 36 इक्वल टू 22। तो ये 7x, और ये इधर 36 को लेकर चले जाओ, 22 माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14, यानी x की वैल्यू -2 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एक्स की जगह रखो -2 और y की जगह रख दो ये 5। तो ये कितना बन गया, यहां पे कर देता हूं मैं, 5 इक्वल टू एम इंटू -2 प्लस 3। तो ये 3 इधर माइनस कर लो, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू एम। तो ये 2 इक्वल टू -2m। तो 2 अपॉन -2 यानी कि m की वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये तो हलवा है। मेन सवाल यहां से शुरू होता है। आइए सवाल में इसने कह रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। या आप आगे चल के एलिमिनेशन से करो, जैसे करना है करो। अगर उसने लिख रखा है सब्जेक्टिव पेपर में कि इसी मेथड से करो, तब तो उसी मेथड से करना होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो जिस मेथड से मन करो कर लो। या नहीं लिख रखा है, सिर्फ लिख रखा है कि सॉल्व कर दो इस सवाल को, तो जिस मेथड से मन करे उस मेथड से करो, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी आपको जिस मेथड से करना हो कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है।
और एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 टाइम्स है, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 गुना बड़ा है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। ठीक है, तो हमें वो दोनों नंबर तो मालूम है नहीं, क्यों? तो क्यों ना हम उन दोनों नंबर को कुछ ना कुछ मान लें। जो अननोन होता है उसी को तो हम लोग वेरिएबल मानते हैं, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। हमने पहले नंबर को x मान लिया और दूसरे नंबर को हमने y मान लिया। अब आइए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। अच्छा, दो नंबर हैं, एक x है एक y है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। तो कभी भी डिफरेंस निकालने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। आपको बड़ा मालूम होगा तभी तो बड़े माइनस छोटे करोगे तो कुछ आएगा। तो हम लोग यहां पर एक और चीज लेट कर लेते हैं कि लेट x ग्रेटर देन y। हम लोग मान लेते हैं यार कि x जो है सो y से ग्रेटर है। ठीक है ना? ठीक है, हमने मान लिया कि x बड़ा है। हम लोग अब हमेशा x को बड़ा नंबर और y को छोटा नंबर मानेंगे। तो कंडीशन 1 क्या कह रहा है? कंडीशन 1 कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब बड़ा माइनस छोटा, दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार है। ठीक है ना? क्योंकि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर घटाओगे तभी तो कुछ पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है ना? तो हमने वही काम कर दिया। कंडीशन नंबर 1 खत्म। कंडीशन नंबर 2 की बात करो। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का क्या है? 3 गुना है। अच्छा, 3 गुना है तो एक बात बताओ हमें, क्या छोटा वाला नंबर 3 गुना होगा कि बड़ा वाला नंबर 3 गुना होगा? मतलब 3 किधर मल्टीप्लाई करोगे? एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे? अरे x को तुमने बड़ा मान रखा है तो y को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x तो बड़ा है ही, तुमने मान ही रखा है कि x ग्रेटर है। ठीक है ना? तो यानी कि y को 3 से गुना करोगे तभी तो उसके बराबर पहुंच पाओगे। तो यानी x इक्वल टू 3y हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब क्या करना है हमें? यहां से y की वैल्यू निकालो, x अपॉन 3 यहां पे पुट कर देना, y की जगह x अपॉन 3 सॉल्व कर लेना, एक्स वाई आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे कर लेना। ठीक है ना? बात खत्म हो गई, सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स मतलब एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, द नंबर बाई 18 डिग्री। फाइंड देम, दोनों को फाइंड करो। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल सबको मालूम है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अच्छा अच्छा, एक बात और, जरा इस सवाल को कर लेते हैं फिर करते हैं, पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो यानी कि दो नंबर हैं, दो एंगल है और एक एंगल जो है दूसरे से 18 डिग्री ग्रेटर है। तो हमें दोनों एंगल तो मालूम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों एंगल को कुछ मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि एक एंगल जो है सो x है, x डिग्री, एंड जो सेकंड वाला है अदर एंगल जो कि सप्लीमेंट्री है, पहले वाले का लिख रखा है ना सप्लीमेंट्री, वो हम मान लेते हैं कि y डिग्री है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180 के बराबर। सप्लीमेंट्री लिख के उसने ये कंडीशन अपने आप दे दिया। ठीक है ना? तो एक तो पहला इक्वेशन हमारा यहीं तैयार हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या है? जो ग्रेटर वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं कि x जो है वो y से ग्रेटर है, मतलब
जो x वाला एंगल है वो ग्रेटर है, y वाला छोटा है। ये हम लोग कर लेते हैं लेट। तो दूसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला है, मतलब जो x है, जो बड़ा वाला डिग्री है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, मतलब छोटे वाले में 18 ऐड करो तब तुम बड़े वाले के बराबर हो जाओगे। छोटे वाले से 18 ज्यादा है, यानी छोटे में 18 को ऐड करो तब बड़े वाले के बराबर हो जाओगे। क्या बात समझ में आई? तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन के तैयार। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से एक का x की वैल्यू इधर लेकर जाओ, सब्स्टिट्यूट करो या जैसे करना है करो, एक्स वाई निकाल लो, बात खत्म। आगे चलें। देखिए कितना इजी है, अगर आपको सोचना आ जाए ना तो बहुत आसानी से सोच लोगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों सवाल को हम लोग सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले सवाल को भी और दूसरे सवाल को भी। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, इसको मैं पहले सिंगल वेरिएबल पे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर। लेट कर लो कि एक एंगल जो है, लेट कर लो वन एंगल इज एक्स, तो बताओ दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 18 ज्यादा हो जाएगा। लिख रखा है ना कि दूसरा एंगल जो है सो 18 है, 18 ज्यादा है। और दोनों का सम कंडीशन के हिसाब से दोनों का सम कितना होगा? पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, 180 के बराबर। डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहला एंगल आ जाएगा और उसमें 18 जोड़ दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, बात खत्म। ये सवाल देखो, इसको भी हम लोग सिंगल वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट कर लो कि एक नंबर जो है, वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? कह रहा है ना कि दूसरा नंबर जो होगा उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर x माना तो दूसरा वाला 3x हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एक नंबर तुमने x माना तो दूसरा कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x ग्रेटर है, ये तो बात मालूम है कि x अगर 5 है तो 3x 15 है, x अगर 10 है तो 3x 30 है। तो कंडीशन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है 26 के बराबर है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो 36 के बराबर हो गया, खत्म। 2x इक्वल टू 36, यानी x इक्वल टू 12, एक मिनट, 36, 2x, हाँ 26 है ना, ये 36 थोड़ी ना यार, 26 है, ठीक है ना? तो 2x इक्वल टू 26, यानी x इक्वल टू 13। तो यानी कि एक नंबर 13 हो गया और दूसरा नंबर कितना हो गया? 13 गुने 3, 39। तो देखिए इससे फटाक से आंसर भी आ गया, ठीक है ना? और अगर हम लोग दो दो वेरिएबल मानेंगे तो दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर किसी ना किसी मेथड से सॉल्व करके तब आंसर निकालेंगे। तो ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है भैया, आप लोग जैसा मन हो वैसा करो। मैंने दो तरीके बताते चल रहा हूं। अब इस सवाल को दो तरीके नहीं है। अगर ऐसा सवाल होता है कि जिसमें दोनों दो दो चीज आपको माननी ही पड़ेंगी तो उसको एक वेरिएबल लेकर तो कर नहीं सकते हो, तो ऐसे सवाल को दो दो वेरिएबल मान के ही करो। देखो कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट खरीदी। क्या खरीदा उन्होंने? उन्होंने 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। कितने रुपए में? 3800 रुपए में, ये RS है। और उन्होंने फिर 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदा, कितने में? 1750 में। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बता दो। बहुत इजी सवाल, लेट कर लो कि कॉस्ट ऑफ एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपया है और कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो है वो y रुपया है, ठीक है ना? तो कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भैया 7 बैट यानी 7x, 6 बॉल यानी कि 6y। एक बैट का दाम x रुपया है तो 7 बैट का दाम 7 इंटू एक्स, एक बॉल का दाम y रुपया है तो 6 बॉल का दाम 6 इंटू वाई। ये हो गया 3800 के बराबर, ये आपका पहला कंडीशन। और दूसरा क्या है कि 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गए, आराम से कर लेना इसको, ठीक। इसका अगला सवाल देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला सवाल।
अगला सवाल करते हैं, ये बहुत मस्त सवाल है। देखिए, इजी भी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, हाथ पे चोट लग गई। देखिए सवाल क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब वहां पे टैक्सी चलाने का यह नियम है कि आप कहीं भी जाओगे, एक आपसे फिक्स चार्ज लिया जाएगा और बाकी आप जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना किलोमीटर जाओगे तो उसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है या डीजल खर्च हो रहा है तो उसका चार्ज, और एक फिक्स चार्ज लिया जाएगा क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए मान के चलिए। तो उसमें रूल है कि आपको, आप कहीं भी जाओ वो फिक्स चार्ज देना होगा और साथ में किलोमीटर जितना आप दूर जाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे चलिए। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कोई जा रहा है तो चार्ज वो पेड कर रहा है RS 105 रुपया। 105 रुपया में क्या क्या इंक्लूड है, उसका फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर के हिसाब से भी है। और 15 किलोमीटर अगर वो जर्नी करता है कोई आदमी तो उसका जो टोटल चार्ज बनता है वो 155 रुपया बन जाता है, RS 155। यानी कि उस 155 में ही उसका फिक्स चार्ज भी है और 15 किलोमीटर की दूरी का जो भी उसने बनाया होगा वो भी है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेज, वो फिक्स चार्ज क्या है बताओ, और पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है ये भी बताओ। और फिर आगे उसने एक सवाल और पूछा है कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाता है, ट्रेवल करता है, तो उसको कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें दो दो क्वांटिटी अननोन है। क्या क्या, एक तो हमें फिक्स चार्ज भी नहीं मालूम है और पर किलोमीटर चार्ज भी नहीं मालूम है। तो दोनों हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब वो चाहे तुम कितना भी किलोमीटर जाओ वो लेगा ही लेगा, वो X रुपया है। और एक चीज और लेट कर लेते हैं कि चार्जेज पर किलोमीटर, मतलब कि पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है तो Y रुपया है। ठीक, तो कंडीशन नंबर 1 आ जाओ। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 10 किलोमीटर गया और उसने 105 रुपया दिया। तो जब वो 10 किलोमीटर गया तो वो फिक्स चार्ज भी दिया और साथ ही साथ 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से उसने वो भी अमाउंट पेश किया। यानी वो फिक्स चार्ज X रुपया दिया होगा और क्या दिया होगा उसने, Y पर किलोमीटर चार्ज है ना, तो टोटल 10 किलोमीटर चला यानी कि 10 इंटू वाई। जैसे मान लो कि X की वैल्यू वो कह रहा है कि 50 रुपया आपको देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर 5 रुपया भी देना पड़ेगा। तो आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 50 रुपया ये, 50 रुपया वो, टोटल 100 रुपया हो गए आपके। तो यानी ये X जो है ये फिक्स चार्ज है, ये तो आपको देना ही देना है। और ये Y जो है ये पर किलोमीटर चार्ज है, 1 किलोमीटर का Y तो 10 किलोमीटर का 10Y। और ये टोटल कितने बराबर है, 105 के बराबर। तो यानी कि x प्लस 10y माइनस 105 इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन बन के तैयार। ये आपकी पहली इक्वेशन बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करो। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 15 किलोमीटर जाने पर चार्ज 155 दिया गया, मतलब कि वो फिक्स चार्ज x तो देगा ही देगा और साथ ही साथ 15 किलोमीटर गया तो पर किलोमीटर y रुपया, 1 किलोमीटर y रुपया देगा तो 15 किलोमीटर 15 इंटू वाई देगा और टोटल मिला के उसने 155 रुपया दिया। यानी x प्लस 15y इक्वल टू 155। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना या आगे एलिमिनेशन सीख जाओगे तो उससे करना, तो मैं आपको बता दूं कि x की वैल्यू 5 आती है और y की वैल्यू 10 आती है। मतलब फिक्स चार्ज उसका 5 रुपया है और पर किलोमीटर वो 10 रुपया लेता है। ठीक है,
तो इसके आगे जो सवाल पूछा गया है कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपया पे करना होगा। एक आदमी अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपया पे करना होगा, तो उसको फिक्स चार्ज और साथ ही साथ 25 इंटू पर किलोमीटर इतना पे करना होगा। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 और पर किलोमीटर उसको 10 रुपया देना है। तो 25 किलोमीटर गया तो 25 गुने 10 यानी कि 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपए उसको देने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई? सवाल इजी था, इतना बड़ा लंबा था लेकिन बहुत इजी था अगर समझ में आ जाए तो। अगला सवाल देखिए। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find them. बहुत इजी सवाल। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि x अपॉन वाई लिखा है या z अपॉन पी, कुछ भी लिखा है। जब ऊपर भी 2 ऐड कर दे रहे हैं, नीचे भी 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो वो 9 by 11 हो जाता है। और ऊपर नीचे जब 3 ऐड कर देते हैं तो 5 by 6 हो जाता है। तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर हमें नहीं मालूम है, तो उसी को हम लोग x मानेंगे, ठीक ना। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ऊपर जो नोमिनेटर है, हम लोग मान लेते हैं कि नोमिनेटर जो ऊपर है वो x है और जो नीचे की तरफ डेनोमिनेटर है वो y है। यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई, ऊपर x नीचे y। क्लियर? पहला कंडीशन क्या कह रहा है बताइए? पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहला कंडीशन कह रहा है कि जब हमने ऊपर और नीचे, जब हमने ऊपर और नीचे दोनों में हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया। ऊपर भी हमने 2 ऐड कर दिया और नीचे भी 2 ऐड कर दिया, तो ये 9 by 11 बन गया। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, कि जब हम ऊपर भी 3 ऐड कर दें और नीचे भी 3 ऐड कर दें तो ये 5 by 6 बन गया। तो दोनों को बताओ, तो दोनों से इक्वेशन बना लो। 11 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये हो गया 11x माइनस 9y और प्लस 22 और ये माइनस का 18 आएगा, तो कुल मिला के प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन तैयार। दूसरा इक्वेशन कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x प्लस 18, ये 5y प्लस 15, ये हो गया 6x, ये हो गया माइनस 5y, ये 18 इधर लेकर आओगे प्लस में, 15 माइनस में, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहां से x और y की वैल्यू निकाल लोगे, तुम्हारा काम खत्म। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल मैं पिछले एनसीईआरटी जब 3.1 करा रहा था तो मैंने करवा भी दिया था, तो जिनको याद होगा उनके लिए तो नया नहीं है, बाकी लोग देख लीजिए एक बार। 5 साल पहले, 5 years, कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जोकिब विल बी, यानी कि 5 साल आगे की बात हो रही है। कह रहा है कि 5 साल आगे की बात हो रही है, अभी से 5 साल आगे जो जैकब है विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, या 3 गुना बड़ा हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। कब? 5 साल बाद। और 5 साल पहले, 5 years एगो, मतलब 5 साल बैक, 5 साल पीछे जो जैकब का एज था वो उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा था। जैकब एज वाज 7 times ऑफ हिज एज। मतलब देखो, जैकब और उसके बेटे जो हैं वो अभी प्रेजेंट में हैं, और जैकब का जो एज है अभी से 3 साल आगे, 3 साल नहीं 5 साल आगे, अभी से 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा वो उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा।
और 5 साल पहले जैकब का जो एज था वो उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा था। तो बताइए उनका प्रेजेंट एज क्या है। ऐसा सवाल मैंने करा दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए सबसे हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तो हमें प्रेजेंट एज को ही लेट करना होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि प्रेजेंट एज मतलब अभी की जो एज है जैकब की, वो हमने मान लिया कि x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो हमने मान लिया y ईयर्स है। ये भी प्रेजेंट की बात चल रही है कि प्रेजेंट में वो x साल का है और उसका बेटा y साल का है। अब जरा बात करते हैं 5 साल पहले की, 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल आगे की बात कर रहे हैं हम। पहला कंडीशन हम लोग लेकर चल रहे हैं, अभी से हम लोग 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1। तो जरा अभी से 5 साल बाद जैकब की क्या एज हो जाएगी, जैकब की एज क्या हो जाएगी आज से 5 साल बाद। अभी वो x साल का है और 5 साल बाद क्या हो जाएगा x + 5। अभी अगर वो 50 साल का है तो आगे चल के उसकी एज क्या हो जाएगी 50 + 5 यानी 55 साल हो जाएगी 5 साल के बाद। और उसकी बेटे की एज क्या हो जाएगी 5 साल के बाद y + 5। अगर उसका बेटा भी 20 साल का है तो आगे जाके वो कितना हो जाएगा 5 साल बाद 20 + 5 यानी 25 साल का। और यहां पे अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। वहां पे 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल आगे की बात हो रही है, वहां पे वो क्या है 3 गुना बड़ा है। मतलब जैकब जो है और उसका ये बेटा है, जैकब 3 गुना ग्रेटर है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि उसके बेटे में 3 से गुना कर देंगे तभी तो उसके बराबर पहुंचेंगे। अरे जैकब तो मान के चलो कि है ही 3 गुना, तो उसके बेटे को 3 गुना करेंगे तभी तो हम उसके बराबर हो पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो पाएगा। क्योंकि जैकब तो 3 गुना ग्रेटर है अपने बेटे से। बात समझ में आई। तो उसके बेटे को 3 से गुना करेंगे तभी तो जैकब के बराबर हो पाएंगे हम। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यानी कि अब ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, ये हो गया x + 5 = 3y + 15। सबको एक तरफ लेकर आओ तो ये -10 = 0। ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन पे बात करो, दूसरे इक्वेशन पर बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5 साल पीछे, मतलब 5 years एगो की बात हो रही है, 5 years बैक की बात हो रही है, 5 years बैक पीछे की बात हो रही है। 5 साल पीछे जैकब का क्या एज होगा, अभी x साल का है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी x - 5, और उसके बेटे की क्या एज होगी y - 5। अरे प्रेजेंट में अगर उसका बेटे का एज y है तो 5 साल पहले उसकी y - 5 ही होगी ना। जैकब अगर अभी 50 का है तो 5 साल पहले 45 का होगा, उसका बेटा अभी 20 का है तो 5 साल पहले 15 का होगा, ठीक। और कंडीशन क्या है, उस समय कंडीशन क्या थी जब इन लोगों की एज 5 साल पीछे इस तरीके की थी। तो कंडीशन ये था कि जैकब अब 7 टाइम्स था अपने बेटे के, मतलब जो जैकब था वो अपने बेटे का 7 गुना था। बेटे में 7 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। या यूं भी सोच सकते हो कि बेटे का 7 गुना बाप के बराबर, यानी x - 5 = 7 × y - 5। सॉल्व कर लो, इधर लेकर आ जाओ, प्लस का 30 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसे समझाऊं कि अब आप लोग खुद से सवाल, नए नए सवाल को सोचिए कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ही सोचना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते जाइएगा, आपका काम होता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करते जाइए, आपका काम होता जाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? ऐसा आपको +3 या -3 या मल्टीप्लाई बाई 3 या डिवाइड बाई 3 ऐसी तरफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाए, बस आपका काम होता जाएगा। चलिए फिर हम लोग अब आगे, इसके आगे अब हम लोग एलिमिनेशन शुरू करेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।